हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी यूपी पीसीएस दोनों ही मेंस की परीक्षाओं पे आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि नोट्स बनाते हुए होता क्या है कि भाई कई बार आप लोग बहुत ज़्यादा एंगल बना लेते हैं, कई सारे पेजेस में अपना नोट्स बना लेते हैं और उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट या प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या फिर कई बार स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि आंसर काफ़ी अच्छा लिखा गया था तब भी हमें मार्क्स नहीं आए। तो यहाँ पर मैं एक मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जांपल लेके आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अगर किसी भी टॉपिक को, जैसे आप किसी समस्या को काउंटर या वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, प्रयास करिए कि हेडिंग सब हेडिंग के अंदर आपकी कही गई प्रत्येक बात को आपने जस्टिफाई करना है, सत्यापित करना है। आपका कहा गया जो प्रत्येक कथन है, तथ्य है, उसे आप उसके जो सपोर्ट करने वाले तथ्यों के द्वारा सत्यापित जरूर करिए। उदाहरण के तौर पे हम मनी लॉन्ड्रिंग की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले हमने इंटरपोल की एक सिंपल सी डिफिनीशन को यहाँ पे ले लिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है अवैध रूप से प्राप्त धन की पहचान को छिपाना ताकि प्रतीत हो कि ये वैध स्रोत से आया है। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स कंसीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ illegally obtained proceeds so that they appear to have originated from a legitimate source, इंटरपोल। ये इसकी एक डिफिनीशन है। इसके बाद ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दिखाया गया है कि आखिर किस तरीके से कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी को प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन या फिर से उसको एफआईआई के थ्रू हम लोग कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में खपा देते हैं और उसको वाइट कर देते हैं। तो ये स्टेजेस है आपके मनी लॉन्ड्रिंग के। ये आप इसको मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पे, चेक करिएगा। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने पॉइंट्स को कैसे रखना है। तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे सिंपल, और कोशिश करिए कि जो अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या भारतीय अच्छी संस्था के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई सही डिफिनीशन दी गई है तो डिफिनीशन हो, सेंसस हो, डेटा हो, उसे आप सबसे पहले रखिए। ये इंट्रोडक्शन की जान होती है। इससे पता चलता है एग्जामिनर को कि बंदे की तैयारी अच्छी है और इसे समझ है। अगर आप कपोल सी बातें और बहुत ही जनरल सी चीज़ों से किसी भी टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो पहला जो इंप्रेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मान लीजिए आप किसी ग्रुप डिस्कशन में गए हैं, तो आप वहाँ जाके बैठे हुए हैं और बिना किसी टॉपिक के आप सीधा पहली लाइन ये बोल दें कि सब फालतू है, सब बकवास है, क्या रखा है, तो सबका आपके प्रति बन जाएगा कि बंदा नॉन सीरियस है और एक जो बेसिक इसका मैच्योरिटी लेवल है बहुत डाउन है। ये सेम आपके आंसर के साथ भी है। शुरू का जो पैराग्राफ है, अगर आप उसे अच्छे डेटा के साथ स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। अब देखिए, अब मान लीजिए चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है। अब आप बाल विवाह संबंधी आप उसको सही से डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि यूनिसेफ ने क्या उसकी डिफिनीशन रखी है, या फिर जो आपका सेंसस 2011 है कितना बता रहा है, और ख़ास तौर पे चाइल्ड लेबर के नए आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कितना फैक्ट है, एनसीआरबी क्या डेटा दे रहा है। अगर आप इस तरह की डेटा को कोट करके चाइल्ड मैरिज को एक समस्या के तौर पे अपने इंट्रोडक्शन में नहीं दिखाते, और ख़ास तौर पे चाइल्ड मैरिज को काउंटर करने के लिए पूरे गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस दिखाने के बाद कंक्लूजन के तौर पे एक वे फॉरवर्ड आप नहीं दिखाते, जैसे कि चाइल्ड मैरिज में राजस्थान में ऐसा कानून बना दिया गया है कि भाई अगर गांव में 18 साल से कम लड़की की शादी हो गई तो ग्राम प्रधान को उठा लीजिए। इसीलिए ग्राम प्रधान का क्या होता है कि लोकल होल्ड होता है, और अगर वो ऐसी कोई मैरिज हुई, अब उस बंदे को जेल होगी तो पक्की बात है वो उस क्षेत्र का प्रभावी व्यक्ति होता है, वो चीज़ें नहीं होने देगा। जबकि बाकी जो कानूनी संस्थाएं कई बार ग्रास रूट पे, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर पाती हैं। इन चीज़ों को आप समझिए। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा गहराई लानी है अपने अंदर, और ख़ास तौर पे ये पूरी जो प्रेजेंटेशन है इसको बहुत ही सिंपल वे में रखना है और हर बात अपनी आपने तथ्यों द्वारा सत्यापित करनी है। आगे इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने यहाँ पे पॉइंट उठाया, जो आपको दूसरा पॉइंट याद होना चाहिए कि ये सारा आपके गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है कि भाई किस तरीके के आपके जो लेजिटिमेट किया गया है, बहुत सारे आपके जो लॉ बने हैं, किस तरीके से काउंटर करने की कोशिश की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग को। स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट, आखिर स्मगलर और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट 1976 यहाँ पे क्यों दिया गया है? तो देखिए, मान लीजिए ये आपका है क्या, ये है आपका चाइना, ठीक, ये है आपका इंडिया। अगर आप बिना कस्टम ड्यूटी दिए यहाँ पे कोई भी सामान ला रहे हैं, मतलब कि आपने कस्टम ड्यूटी, आपने यहाँ पर कस्टम ड्यूटी नहीं दी, तो ये आपकी स्मगलिंग है। लेकिन ये जो आपने बिना कस्टम ड्यूटी के माल आप लेके आए हैं, स्मगलिंग वाला, अब इसका जो आपने यहाँ से सामान उठाया है इसको आप पे कैसे करेंगे, क्योंकि आपने कस्टम ड्यूटी तो दी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आप डॉलर को वैध तरीके से नहीं ले सकते, आप ब्लैक मार्केट से डॉलर को प्रोक्यूर करेंगे, पेमेंट करेंगे। यही
आपका हवाला सिस्टम है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो आपके ये मैं की टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट 1976 इसमें काम करता है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था। इसके बाद 2019 में से अमेंडेड करके कुछ चीज़ें जोड़ी गई, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देशों के साथ साझा करना या उनसे लेना, और स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए इसके केसेस को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद आपका आता है फ्यूजिटिव। आपका जो फ्यूजिटिव होता है ये होता है भगोड़ा। भगोड़ा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, यहाँ पर एक शब्द में से लिख लीजिएगा FU, ये हो गया आपका फ्यूजिटिव, FUGITIVE, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, ये शब्द आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, फ्यूजिटिव। तो मित्रों, जो आपका भगोड़ा इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है ये भी आपका जो है यहाँ पर काम आता है। नेशनल इफर्ट्स में क्या है, तो देखिए नेशनल रिस्क असेसमेंट करने के लिए कॉम्बैटिंग द फाइनेंशियल टेररिज्म, आपका ED काफ़ी बड़ी संस्था है, आपने देखा होगा ये लगातार इस पर समन देता रहता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपकी यूनिट यहाँ पे शामिल किया गया है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डेटा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में इस विषय के नहीं जा रहा हूँ कि आखिर आपके पास अगर इस विषय पे आपको नोट्स बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो नेशनल रिस्क असेसमेंट बाय कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म, इसमें आपने ED और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि दो संस्थाएं हैं, आपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इन दोनों को याद रखा कि ED काम कर रहा है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आपका काम कर रहा है। ग्लोबल इफर्ट की बात की जाए तो कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को मतलब कॉम्बैट करने के लिए वियना कन्वेंशन 1988 याद रखिए। द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी है 1990 का, दूसरा ये हो गया। तीसरा बेसल कमेटी वगैरह अपने स्टेटमेंट देती रहती है मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें आपको पता है कि इसमें आपका क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आपका ब्लैक, ग्रे, ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका रेगुलर फॉलोअप भी होता है। रेगुलर फॉलोअप जिसमें कि इस समय भारत है, ठीक है, और ग्रे लिस्ट में जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे तो हैती है, आपका यमन है यहाँ पर, और ब्लैक लिस्ट में इस समय आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ईरान है, म्यांमार है, ये आपके ब्लैक लिस्ट में है इस समय। तो लिस्टिंग करता है ये, मतलब कि टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए देशों की। तो आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी यहाँ पे कोट करिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइन जो है वो सेबी RBI के द्वारा दी जाती हैं। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल वे में हमने मनी लॉन्ड्रिंग की डिफिनीशन को उठाया, जो कि दी है इंटरपोल ने। आप इसमें स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इसके क्या क्या रीजंस हैं, जैसे मान लीजिए आपका राउंड ट्रिपिंग होता है, राउंड ट्रिपिंग है, हवाला है, शेल कंपनी या ट्रस्ट में जो इन्वेस्टमेंट है, ये कई सारे मतलब कि टाइप है आपके मनी लॉन्ड्रिंग के। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा टर्म है जो आप याद रखिएगा। अभी मैंने यहाँ पर स्मगलिंग और हवाला की बात की थी स्टार्टिंग में जब आपको समझा रहा था। एक बहुत ही अच्छा टर्म यहाँ पे आता है, उसका नाम है आपका राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है मित्रों, तो इसको थोड़ा सा आप समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपका ये टर्म यूज़ होता है, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग क्या है, तो राउंड ट्रिपिंग में क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्लैक मनी जो है, यहाँ पर बहुत सारी आपकी शेल कंपनी है, जैसे हमने यहाँ पर केमन आइलैंड का हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे किसी ने निवेश किया है और पैसा गेन किया है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन वगैरह आपकी जो ओनर है हाइड रखते हैं। और ये जो आपने सारा पैसा कमाया यहाँ पे केमन आइलैंड पे, ये आपने ब्लैक मनी को उठा के क्या किया, FII के थ्रू आपने इन्वेस्ट कर दिया भारत की दूसरी कंपनी में। तो ये पूरी जो प्रोसेस है आपकी, ये राउंड ट्रिपिंग है, ये पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से आपकी जुड़ी हुई है। ये टर्म भी आप याद रखिए, इसको इस्तेमाल करिए, राउंड ट्रिपिंग, हवाला, और ये जो आपकी इसके अलावा जो आपकी शेल कंपनी ट्रस्ट है जिसमें पूरा निवेश किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी भी है। ये चार टर्म आप इस्तेमाल दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पैसा जो है आपका वो की जा रही है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में आपके पास होने चाहिए जब आप नोट्स बना रहे हैं। बाकी आप कितनी भी लीपापोती कर लीजिए, मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मनी लॉन्ड्रिंग लिखने वाले एक स्टूडेंट ने इंटरपोल से डिफिनीशन, इसके स्टेजेस, इसके टाइप के तौर पे उसने भाई राउंड ट्रिपिंग दिखाया, हवाला दिखाया, स्मगलिंग को दिखाया, शेल कंपनीज और ट्रस्ट को दिखाया, ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी वगैरह के एंगल्स को दिखाया। उसके बाद उस बंदे ने स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट, और यहाँ पे भी इस तरह का फ्लो चार्ट बना दिया कि किस तरीके से स्मगलिंग का कस्टम ड्यूटी के बिना क्या इसका चार्ट है, कैसे वो पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। आप प्रोसेस को सिंपल एक मैथ्स के चार टाइप से भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, या फिर एक आप सर्कुलेशन दिखा सकते हैं किसी चीज़ का कि कैसे स्मगलिंग या सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। भारत का मैप बना के भी आप दिखा सकते हैं कि पूरा
जो आपका यहाँ पर आप देखेंगे पूरा जो एंगल है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, ये सब कैसे काम कर रहा है भारत के साथ। इस तरह से आप मैपिंग भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। मैपिंग के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं कि कहाँ से कस्टम ड्यूटी बच रही है, कहाँ स्मगलिंग हो रही है, कहाँ से वुमेन ट्रैफिकिंग वगैरह, पूरा इस गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट से जुड़ा हुआ है। ये बहुत सारे, यही तो प्रेजेंटेशन है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। आखिर मार्क्स कैसे आएगा? एक बंदा जिसने सारे पॉइंट दिए हैं, स्मगलर, फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर, नारकोटिक ड्रग प्रिवेंशन, आपका मनी लॉन्ड्रिंग 2002 इसमें अमेंडमेंट हुआ। 2018 का आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, नेशनल एफर्ट में ईडी दिखा रहा है, फाइनेंशियल आपके इंटेलिजेंस यूनिट को दे रहा है। ग्लोबल एफर्ट्स में वियना कन्वेंशन है, द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन है, बेसल कमेटी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की चारों आपकी लिस्ट दिखा के एक छोटा सा ग्राफ बना के इसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल दे दिए। इसके बाद सेबी, आरबीआई की ये सारी चीज़ें दिखा के फाइनली यहाँ पे बताया कि भारत के लिए क्यों जरूरी है। खास तौर पे इसका सीधा कनेक्शन जो है आपके आतंकवाद और आंतरिक देश में अशांति के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी टेरर एक्टिविटी वगैरह है, अपने उससे और नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के कंक्लूजन दे दिया। अब कोई ऐसा दिखा रहा है और आप मनी लॉन्ड्रिंग के अर्थ को ही नहीं समझ रहे, ना उसके कीवर्ड्स को समझ रहे हैं, और बस आप लिख के आ जाते हैं। कहीं से आपने पढ़ा जहाँ पे 4 हेडिंग दे रखी है और आपको लगा कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग तो मैंने सही पढ़ा था, डिफाइन भी किया था, और मैंने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट भी डाला था, तो मुझे मार्क्स क्यों नहीं दिया और क्या दिया जा सकता है? तो दिया, मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या दिया जा सकता है। आप कभी भी किसी जब टॉपिक को लिखते हैं तो उसके कुछ की टर्म्स होते हैं। जब भी आपने मनी लॉन्ड्रिंग को लिखना है तो इंटरपोल को याद रखिए। इसके अलावा जो आपके 4 to 5 मेन रेगुलेशन है भारत के, वो याद रखिए। इंटरनेशनल 3 से 4 इनिशिएटिव है, इसे याद रखिए। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो की टर्म है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग में अगर किसी स्टूडेंट ने राउंड ट्रिपिंग, हवाला, क्रिप्टो करेंसी, शेल कंपनी, केमन आइलैंड वगैरह के उदाहरण डाल दिए, भाई आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? एग्जामिनर को तो लगेगा ना कि इसको पूरी कॉन्सेप्ट, पूरा नेशनल ग्लोबल एफर्ट्स पता है, पूरा भारत का मैप बना के भी उस पर गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट और पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का नेक्सस दिखा रहा है। तो आखिर मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे ऐसे स्टूडेंट को? यही चीज़ आप 38 मार्क्स में बीपीएससी में और यूपी के 12 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखा दीजिए 3 पेज में, आपको 7 साढ़े 7 नंबर मिलेंगे 12 में से। तो मित्रों, इन सब चीज़ों को अब लागू करिए जब आप नोट्स को बना रहे हैं। आलस मत करिए, सारी चीज़ें आप देखेंगे। जैसे विजन आईएएस की बुकलेट्स उठा लीजिए, आप 3-3 4-4 दिन में उसको फिल्टर कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स विजन उठाइए, 3 दिन में फिल्टर हो जाएगा। अगर आप 6 से 7 घंटे प्रतिदिन उस पर 15 से 17 घंटे मेहनत कर देंगे, 3 दिन में इकोनॉमी, 3 दिन में साइंस टेक, 2 से 3 दिन में गवर्नेंस, इस तरह से आप 1 महीने में पूरा अपना खुद का एक ऐसा नोट्स बिल्डअप कर सकते हैं 200 से 250 टॉपिक पे। बस थोड़ा शुरू तो करिए, शुरुआत तो करिए, चीज़ें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो शुरुआत करिए। और कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स में बहुत गालियाँ लिखते हैं, पता नहीं क्यों, इनको क्या समस्या है। देखिए, अब बीपीएससी में क्या है कि री एग्ज़ाम के मैं पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम हो, जो अगर स्टूडेंट्स को पूरा ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट ब्रीच है, तो ये री एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई आपको अपने जगह पे पढ़ना भी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ी नहीं जा सकती। आप क्या चाहते हैं कि 3 महीने आप उस प्रोसेस में लगे रहें, उसके बाद फिर आप जब परीक्षा हो तो आप फेल हो जाएं, जो मूवमेंट में सबसे ज़्यादा आगे हैं वो फेल हो जाएं। आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप धरना स्थल पर भी बैठे हैं तो अपने पास किताब, नोट्स रखिए, पढ़िए। यूपी पीसीएस में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जब 1 हफ्ता बैठे थे, अपनी करंट की मैगजीन दृष्टि सब लेके गए थे, हालांकि परीक्षा में पेपर अलग टाइप का आ गया। तो आपको अपना जो कर्म है विद्यार्थी का, पढ़ने का, लिखने का, वो नहीं आप छोड़ सकते। बाकी हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होइए, इसमें मेरा पूरा आपको सपोर्ट है। बाकी जो आपका मेन काम है आप उसमें ज़रूर लगे रहिए। धन्यवाद।